नमस्कार, मैं हूँ जय श्रीवास्तव और आज हम ले चलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीपों में। अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप है, इसीलिए इसे द्वीप समूह कहा जाता है। 37 द्वीप आबाद है, शेष वीरान है। 3 जिले हैं, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान और निकोबार। इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम लेफ्टिनेंट रेगिनाल्ड ब्लेयर के नाम से रखा गया है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या लगभग 6 लाख है। अंडमान को मलय भाषा में हनुमान को कहे जाने वाले शब्द हंदुमान से पड़ा है और निकोबार को नग्न लोगों की भूमि कहा गया है। इन द्वीपों में पर्यटकों के लिए आनंदित और उत्साहित करने वाले संपूर्ण पैकेज है, यानी कि समुद्र की लहरें, बिहड़ जंगलों की हरियाली, चहचहाती पशु पक्षी, लंगर डालते जहाजें, लहरों में बलखाती नावें, जब कभी भी बरसाते, चारों ओर पानी के बीच सीना तान कर खड़ा द्वीप स्वरूप चट्टानें, अटखलियाँ करती रंग बिरंगे मछलियाँ, मस्ती में जल क्रीड़ा करते सैलानियाँ, यहाँ रहने वाले भोले भाले बंदे, दुनिया से अलग थलग जंगल में रहने वाले आदि बशिंदे, सेलुलर जेल की दर्दनाक कहानी जिसे सभी कहते हैं काला पानी, द्वीपों में घूमकर सैलानियाँ वाह क्या जगह कहते हैं। आइए इस अद्भुत द्वीपों के शेयर कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं काला पानी कहे जाने वाली जेल, जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है। इस जेल को 1906 में बनाकर तैयार किया गया था। इस जेल का निर्माण होने के बाद वाइपर स्थित जेल को बंद कर कैदियों को इसी जेल में शिफ्ट किया गया था। इस जेल में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी जेल में वीर सावरकर जी यानी विनायक दामोदर सावरकर जी को भी 10 वर्ष तथा उनके सगे भाई गणेश सावरकर को भी 11 वर्ष तक जेल में रखा गया था। गणेश सावरकर जी पहले से ही इस जेल में मौजूद थे। उसके बाद 4 अप्रैल 1911 से 21 मई 1921 तक वीर सावरकर जी को भी इसी जेल में रखा गया। 2 वर्ष तक दोनों भाई एक ही जेल में रहे, लेकिन इसके खबर एक दूसरे को नहीं थी। जेल के जिस सेल में सावरकर जी को रखा गया था, देखिए वो सेल के स्थिति। वहाँ खड़े हैं जो वीर सावरकर जी को जहाँ पर कैद किया गया था, ये वो सेल है। अभी हम इधर से भी दिखाई है। आइए आपको ये इधर तक देखते हैं। ये जो गेट है, इस गेट को कुछ करते पर ये खुल जाता था, लेकिन इसको लॉक किस तरह से किया जाता है वो हम बताएंगे। ये यहाँ उनका ये फोटो रखा गया है और देखिए ये जिस बर्तन में उनको खाना दिया जाता था ये लोहे की बर्तन है और पानी इसमें पीते थे। वो लोहे की बर्तन इसीलिए था क्योंकि इस बर्तन में एक बार खाना खाने के बाद यदि कुछ ही देर तक और आप रखोगे तो इसमें पॉइजन बन जाते हैं। इसी कारण से इसमें लोहे बर्तन यूज किया जाता था। ये देखिए इनका ये कैदी काल का चित्र है। इस सेल में सावरकर जी 10 वर्ष तक रहे। सावरकर जी ही नहीं, इस जेल में जितने भी कैदी बंद थे, सभी कैदियों को लोहे के बर्तन में ही खाना दिया जाता था, ताकि खाने को बचाकर बाद में खाने के लिए ना रखा जा सके, क्योंकि ज़्यादा देर तक खाना रखने से बर्तन में जंग खाने में मिलकर जहर का रूप ले लेता था। यहाँ अनगिनत दर्दनाक कहानियाँ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए ये जो फांसी के फंदा आपको हम दिखा रहे हैं और ये वो लीवर है जिसको खींचने पर ये नीचे का जो हिस्सा है ये दोनों अलग अलग हो जाते थे और जिसको फांसी दी गई वो सीधे लटक जाता था। जहाँ सेलुलर जेल में फांसी दी जाती थी और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जैसे ही लीवर को पुश किया जाता था तो ये हिस्सा जो है अलग होने के बाद जिसको फांसी दी गई वो यहाँ पर लटक जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस जेल को 7 खंडों में तथा
694 कोठरियों में बनाकर तैयार किया गया था। वर्तमान में केवल 3 खंड बचा हुआ है, जिसको वर्ष 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। शेष 4 खंड जर्जर स्थिति में होने के कारण उसके स्थान पर चिकित्सालय बना दिया गया। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर इस जेल को देखने आते हैं। अभी हम प्रतिदिन सुनते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, लेकिन इस जेल में आकर पता चला कि यह बीमारी आज की नहीं, क्योंकि इस जेल में भी 2 रसोई घर हैं, एक में मुस्लिमों के लिए तो दूसरे में हिंदू कैदियों के लिए खाना पकाया जाता रहा। जेल के इतिहास पर लाइट एंड साउंड शो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आइए दिखाते हैं एक झलक। सुनो कैदी लोग, इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। उल्लासकर के जाने के बाद बैरी ने वीर सावरकर को चैन से पूछा, रहने दो ये सब बात सावरकर, तुम अच्छी तरह जानता है उल्लासकर पागल नहीं था, बहाना करता था। मिस्टर बैरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था, पागल नहीं होता जा रहा था, तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो। ये सब अत्याचार बंद करो, वरना हमारे सामने स्ट्राइक के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं तो काम नहीं। छूट नहीं, रियायत नहीं तो काम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद। हम भी देखेगा तुम बदमाश कैदी लोग कितना स्ट्राइक करता है। जो आदमी स्ट्राइक करे, काम नहीं करे, उसको हथकड़ी लगाकर कोठरी में लटका दो, खाना बंद कर दो और 7 दिन तक बिना नमक का कंजी दो। शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब चलते हैं निकोबार की ओर। निकोबार शहर में अधिकतम आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन एक द्वीप ऐसा भी है जिसे सेंटिनल द्वीप कहा जाता है, जहां जारवा जाति के लोग रहते हैं। भले ही यहाँ अब चंद लोग रहते हैं, लेकिन आज भी दुनिया से अलग थलग है। आज भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं और उनका खाना पीना भी अधिकतम कच्चा ही होता है। इस द्वीप में अभी भी बिना सरकारी परमिशन के नहीं जाया जा सकता है। कुछ क्षेत्र से सैलानियों को निकालना पड़ता है, लेकिन पुलिस की कैनवाई और अनेक गाड़ियां एक साथ निकाली जाती है। अगर कोई भी जारवा जाति के व्यक्ति दिखाई देता है तो सख्त हिदायत है कि उनके फोटो ना लिया जाए। यदि कोई फोटो लिया जाता है तो 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये की जुर्माना भी हो सकता है। भारत सरकार को पहली बार 1990 में ही पता चला था कि इस क्षेत्र में जारवा जाति के लोग भी रहते हैं। सरकार अब धीरे धीरे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए केवल 2 ही मार्ग है, एक हवाई मार्ग, दूसरा जल मार्ग। पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों में पहुंचने के लिए जल मार्ग और कहीं कहीं सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं रॉस द्वीप, जिसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप किया गया है। यही द्वीप है जिसका इतिहास गवाह बनकर मौजूद है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से बिल्कुल नज़दीक है। इस द्वीप का नाम प्रथम समुद्री सर्वेक्षक डेनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। यही वो द्वीप है जहां सबसे पहले ब्रिटिश आए थे और यहीं पर सचिवालय का निर्माण कर अन्य द्वीपों में भी कब्जा करने लगे। हम पोर्ट ब्लेयर के बिल्कुल अपोजिट साइड में रॉस द्वीप है। इस द्वीप के बाद पोर्ट ब्लेयर का निर्माण हुआ है और वो यहाँ का राजधानी बना है। सबसे पहले
ब्रिटिश सरकार इसी द्वीप पर आए थे। और ये जहां हम खड़े हैं, ये उनके जो प्रबंधन समिति थी, वो उनके सारे जो ऑफिसर्स थे, वो इसी बिल्डिंग में बैठते थे। अब ये जर्जर हालत में है। 1858 में इस द्वीप को राजधानी घोषित किया। इसी द्वीप में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाकर एक अखबार जिसका नाम डेली इंग्लिश 1 पेज का प्रकाशन शुरू किया। आज भी अंडमान सरकार उस अखबार का नाम बदलकर प्रकाशित कर रहे हैं। ब्रिटिश इस द्वीप को इसीलिए चुना था क्योंकि इस द्वीप में पीने लायक पानी उपलब्ध था। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि भले ही चारों ओर सागर का खारा पानी हो, लेकिन कुछ ही फीट नीचे यहाँ पर मीठा पानी आसानी से मिल जाता है। अभी यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट चर्च के साथ साथ क्लब हाउस, प्रिंटिंग प्रेस भवन, प्रशासनिक भवन, बाजार, अस्पताल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बेकरी, टेनिस कोर्ट, कमिश्नर हाउस, गवर्नर हाउस के जर्जर खंडहर इतिहास बनकर मौजूद है। इस द्वीप में हिरण, मयूर, खरगोश और कुछ पक्षियां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस द्वीप पर 1939 में जापानियों ने हमला कर दिया था। उस हमले के कारण से ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ा था। ब्रिटिश के भागने के बाद जापानियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और आज भी कई जापानी बंकर वहाँ आसानी से देखा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भगाने के लिए जापानियों की मदद ली थी और 1943 में अंग्रेजों को भगाकर आज़ाद कर यहाँ पर भारतीय झंडा फहरा दिया था। द्वीप में एक लाइट हाउस भी है जो शिपों को सही दिशा दिखाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। अब चलते हैं वाइपर द्वीप पर। वाइपर द्वीप भी पोर्ट विलियर के बिल्कुल नज़दीक द्वीप है। इस द्वीप का नाम लेफ्टिनेंट आर्किबल्ड ब्लेयर, जो एक जहाज़ से इस क्षेत्र से निकल रहे थे, उस जहाज़ का दुर्घटना होने पर उस जहाज़ के नाम पर ये द्वीप का नाम वाइपर रखा गया था। रॉस द्वीपों में बैठे अधिकारी केसों का निपटारा करते थे, लेकिन गुलाम और बंदियों को रखने के लिए कोई ठोस जगह नहीं थी। तब सन 1864 में एक जेल का निर्माण वाइपर द्वीप में किया गया। इस द्वीप में ही ऊंची पहाड़ी के चोटी पर फांसी घर का निर्माण भी किया गया, जो मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को वहां पर फांसी दी जाती थी। अनेक भारतीयों को इसी द्वीप में फांसी दी गई है। इसी जगह पर वाइस रॉय लॉर्ड मेयो की हत्या के आरोप में शेर अली को भी फांसी दी गई थी। इस जेल में महिला कैदियों को भी रखा गया था। इस जेल के क्रूरता को देखते हुए वाइपर चेन गैंग जेल नाम दिया गया था, यानी कि सब कैदियों को एक साथ चेन में बंद कर रखा जाता था। कहा जाता है कि मृत्युदंड के बाद पार्थिव शरीर को समुद्र में फेंक दिया जाता था। 1906 में पोर्ट विलियर में सेलुलर जेल बनने के बाद इसे बंद कर काला पानी के नाम से जाने जाने वाली जेल सेलुलर जेल में बंदियों को रखना प्रारंभ किया गया। अब केवल जेल का जर्जर भवन और फांसी स्थान के अवशेष वाइपर द्वीप में मौजूद है। भले ही इस द्वीप का इतिहास भयावह रहा है, लेकिन इसके मनोरमा दृश्य मनमोहक है। अब चलते हैं चैथम द्वीप। इस द्वीप में एशिया के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आरा मिल है, जिसका नाम चैथम सा मिल है। अंडमान निकोबार में 86% जंगल है। यहाँ के जंगलों में 100 फीट से भी लंबे लंबे पेड़ हैं। सबसे मजबूत और बड़े पेड़ का नाम पड़ाक है, जो केवल अंडमान और निकोबार में ही पाया जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी पानी में भी वर्षों तक खराब नहीं होता है। अंग्रेजों ने चैथम आरा मिल का स्थापना कर यहाँ के लकड़ियों से न केवल पोर्ट विलियर और रॉस द्वीप में निर्माण कार्य किया, बल्कि जमकर यहाँ के लकड़ियों से अनेक देशों में सप्लाई कर अथाह धन कमाया। यहाँ के कारीगर यहाँ की लकड़ियों का उपयोग लंदन में भी किया गया बोलकर गौरवान्वित होते हैं।
एक द्वीप से दूसरा द्वीप से जोड़ने के लिए केवल इसी द्वीप पर एक पुल का निर्माण किया गया। मिल में प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक संग्रहालय भी है, जहां हस्तशिल्प की सामग्री और अनेक प्रकार के देखने लायक वस्तु उपलब्ध है। यहाँ मिल से आवश्यकता अनुसार या मांग अनुसार साइज में लकड़ियों को तैयार कर बड़े बड़े क्रेन के माध्यम से जहाज़ों में चढ़ाते हुए देखना एक नया अनुभव प्रदान करता है। कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों के द्वारा भारी बमबारी की गई, जिससे मिल क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था। यही कारण है 1946 तक मिल बंद पड़ा रहा और इस द्वीप पर जापानियों का कब्जा रहा। जापानियों के जाने के बाद पुनः इस मिल को प्रारंभ किया गया और अब तक चालू है और भारत सरकार के अधीन है। यहाँ से इंडोनेशिया और श्रीलंका के सीमा केवल लगभग 125 किलोमीटर है। इसलिए इन देशों के अलावा अनेक अन्य देशों में भी लकड़ियों की निर्यात किया जा रहा है। इतिहास से हटकर अब चलते हैं आनंद की ओर। तो आइए ले चलते हैं हेबलक, जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया है। इस द्वीप में 3 प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। सबसे खूबसूरत राधानगर बीच है, जो एशिया के सर्वश्रेष्ठ बीच है और इस बीच को ए ब्लू क्लास सर्टिफिकेट प्राप्त है, मतलब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बीचों में से एक है। यहाँ के बिल्कुल साफ पानी में स्नान करना अलग ही अनुभूति का आनंद देता है। स्वराज द्वीप में ही विजयनगर बीच है, जो कि स्कूबा डाइव और सी वॉक के लिए प्रसिद्ध है। स्कूबा डाइव एवं सी वॉक के लिए एक विशेष प्रकार के हेलमेट पहनाया जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और आसानी से रंग बिरंगे मछलियों के साथ अटखेलियाँ कर सकते हैं। अपने सामने रंग बिरंगे मछलियों को देख अद्भुत अनुभूति का संचार होता है। इसके अलावा काला पत्थर नामक एक बीच भी है, जो सुबह 5 बजे उठकर लोग यहाँ सूर्य उदय होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर काला पत्थरों का बड़े बड़े टीला है, यही कारण है इसे काला पत्थर बीच कहा जाता है। स्वराज द्वीप से थोड़ी ही दूरी पर एलिफेंटा द्वीप है। इस द्वीप में हाई स्पीड बोट के माध्यम से जाया जा सकता है। द्वीप में लोग रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ के बीच बहुत सुंदर है। वाटर स्पोर्ट्स के अनेक प्रकार आनंददायक उपक्रमों के साथ साथ सी वॉक एवं स्कूबा ड्राइव के लिए ये द्वीप प्रसिद्ध है। स्वराज द्वीप से अधिकतर सैलानियाँ नील द्वीप जाते हैं। इस द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। इस द्वीप का मुख्य आकर्षण का केंद्र लक्ष्मण बीच पर स्थित नेचुरल ब्रिज है। कुदरत निर्मित इस ब्रिज को अधिकतम सोशल मीडिया में देखा जाता है। इस द्वीप में लक्ष्मणपुर बीच 1 और लक्ष्मणपुर बीच 2 एवं सीतापुर बीच उपलब्ध है। इसके अलावा इस द्वीप में सबसे खूबसूरत बीच भरतपुर बीच है, जहां वाटर स्पोर्ट्स, सी वॉक, स्कूबा डाइव के साथ साथ ग्लास बोट पर बैठकर सुदूर समुद्री सफर में जाकर रंग बिरंगे मछलियों को देखा जा सकता है। ग्लास बोट यानी बोट के निचले हिस्सों में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। इससे रंग बिरंगे मछलियों का आकार बड़ा दिखता है। उल्लेखनीय है कि हेबलॉक और नील द्वीप पर जब अंग्रेजों का कब्जा था, तब सुभाष चंद्र बोस इन द्वीपों में काफ़ी कार्य किया, जिस कारण वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेबलॉक का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं वेरन द्वीप, जहां भारत के केवल एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी के जो लावा है, ये 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस द्वीप में जाने के लिए वन विभाग से स्पेशल परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ज्वालामुखी को दूर से ही देखा जा सकता है। इसीलिए ये द्वीप सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र तो नहीं है, लेकिन
अनुभव के लिए यह स्थान बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इंदिरा पॉइंट। यह स्थान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भारत का दक्षिण बिंदु है। यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है। इस द्वीप का पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, जिसे बदलकर अब इंदिरा पॉइंट किया गया है। वर्ष 2004 में सुनामी के कारण यह द्वीप पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। अब सरकार धीरे धीरे उसे डेवलप कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ अब सैलानियाँ बहुत कम मात्रा में जाते हैं। अब चलते हैं माउंट हेरिट पर। माउंट हेरिट को भी नाम बदलकर अब मणिपुर पर्वत किया गया है। कहा यह जाता है कि मणिपुर के राजा का एक स्थान यहाँ पर था, जिसे देखते हुए संघ विचारक ओझा तुम्बा ने अथक प्रयास किया कि इस द्वीप का नाम बदला जाए या इस द्वीप में एक स्थान म्यूजियम के लिए मणिपुर को दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप कई दौरे के बाद, कई जगह पर संपर्क करने के बाद ओझा तुम्बा ने इस द्वीप का नाम मणिपुर पर्वत रखवाने के लिए सफल हुए। अब ओझा तुम्बा जी मणिपुर के एक म्यूजियम यहाँ पर बनाने में लगे हुए हैं। इस द्वीप के यह भी विशेषता है कि अभी जो लाल रंग का 20 रुपये के नोट चलन में है, जिसके पीछे साइड समुद्र के आकार में के जो आकृति छपी हुई है, वो इसी द्वीप से ली गई है। अभी हम अंडमान से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मणिपुर पर्वत पर है, और जहां हम खड़े हैं, ये जो 20 रुपये के भारत के रिजर्व बैंक ने जो 20 रुपया प्रिंट करते हैं, उस पे जो चित्र है, देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये ठीक वही व्यू है। यहाँ से जो चित्र लिया गया है, उसी को 20 रुपये के नोट पर इसको छापा गया है। अब चलते हैं डिगलीपुर द्वीप की ओर। डिगलीपुर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप में कल्पंग नामक नदी बहती है। इस द्वीप में रामनगर बीच है, जो काफ़ी रमणीय है। इसके अलावा रॉस एंड स्मिथ द्वीप, नर्थवे द्वीप, चिड़िया टापू एवं मुंडा पहाड़ द्वीप भी बहुत ही खूबसूरत है। उल्लेखनीय है कि इन द्वीपों में अधिकतर स्थानों पर सनराइज एवं सनसेट पॉइंट बनता है। अंडमान निकोबार में अभी भी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। अनेक समाज सुधारक संगठन कार्यरत है, जिसमें एक संगठन है मुस्तफ़ा भाई का, जो नाम से मुस्तफ़ा है लेकिन समाज सेवा के काम से खलीफा है। मुस्तफ़ा भाई और उनके टीम पोर्ट ब्लेयर से लेकर दिल्ली तक दौरा कर अनेक ऐसे कार्यों को अंजाम दे चुके हैं, जो अंडमान और निकोबार वासियों के लिए लाभदायक है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अंडमान निकोबार घूमने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।